भाई अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक दिल दहला देने वाली कहानी, रूह कपा देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली। यह कहानी है टुकड़े टुकड़े मोहब्बत। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं ये आफताब और ये श्रद्धा। आफताब ने मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रिश्ते का भी कत्ल किया श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। सोचिए कितना जल्लाद और हैवान यह शख्स रहा होगा जिसने अपनी प्रेमिका को इस बेरहमी से कत्ल किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह श्रद्धा है। श्रद्धा 26 साल की थी सर और आफताब के साथ प्यार करती थी और इस वजह से ही अपना घर छोड़कर आफताब के साथ रह रही थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह आफताब है जिसने श्रद्धा की हत्या की है, निर्मम तरीके से श्रद्धा की हत्या की है और पूरे मोहब्बत का खून किया, रिश्ते का कत्ल किया है। मैं आपको बताऊं किस बेरहमी से, किस निर्मम तरीके से आफताब ने श्रद्धा की हत्या की है। सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा यह सुनने और जानने के बाद। देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस कमरे में ले आया हूं दिल्ली के मेहरौली में। इसी तरह के कमरे में श्रद्धा और आफताब रहते थे मेहरौली में, और एक फ्रिज आफताब ने खरीदा श्रद्धा की हत्या के बाद। 35 टुकड़ों में मोहब्बत। ग्राफिक्स प्ले कीजिए आगे। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी और आफताब ने श्रद्धा को ही मार डाला, मुंह दबाकर श्रद्धा की हत्या की। सोचिए उस दिन क्या हुआ, यह मैं आपको बता रहा हूं। उस रात क्या हुआ, मुंह दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। किलर आफताब पेशे से शेफ था और मारने के बाद आफताब आरी खरीद कर लाया, आरी श्रद्धा को काटने के लिए। आरी से शव को टुकड़े टुकड़े किया उसने और सबसे पहले हाथों के 3 टुकड़े किए, उसके बाद श्रद्धा के पैरों के भी 3 टुकड़े किए। पूरे शव को 35 टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद इस तरह की फ्रिज में रखा। टुकड़े टुकड़े करने के बाद यह फ्रिज खरीदा आफताब ने। 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा, उन 35 टुकड़ों को इस फ्रिज में रखा। बाजार से अगरबत्ती भी खरीद कर लाया। अगरबत्ती इसलिए क्योंकि जो बदबू आएगी शव के सड़ने की वो आसपास ना फैले। डेली फ्रिज के पास ये अगरबत्ती आप जलता हुआ देख रहे हैं, इसी तरह डेली फ्रिज के पास अगरबत्ती जला दिया करता था। अगरबत्ती ने शव की बदबू है उसे फैलने नहीं दिया, अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता ही नहीं चला। आफताब हत्या वाले कमरे में, इसी कमरे में सोचिए, यही मर्डर किया, यही 35 टुकड़े रखे और इसी कमरे में 384 घंटों तक शव के साथ रहा है। 18 दिन तक शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता था। हर दिन फ्रिज से शव का एक टुकड़ा निकालता था और उसके बाद इस टुकड़े को पॉलिथीन में पैक करता था। फिर रात को 2 बजे टुकड़े जंगल में फेंकने जाता था। शव के 35 टुकड़ों को अलग अलग ठिकाने लगाया जिससे पुलिस वहां तक पहुंच ना पाए। अब तक पुलिस को 12 टुकड़े श्रद्धा के शव के मिले हैं। आइए आफताब को सुनिए। उससे सवाल किया गया जब कि तुमने श्रद्धा को क्यों मारा, वो चेस सीक्वेंस दिखाइए सर। आफताब कोई रिग्रेट क्यों मारा उसको, श्रद्धा को? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा तुमने? कोई रिग्रेट कुछ? आप क्या किस बात में झगड़ा होता? आफताब मारा, आफताब किस बात में झगड़ा होता? आफताब कोई रिग्रेट क्यों मारा उसको, श्रद्धा को? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा तुमने? कोई रिग्रेट कुछ? आप क्या किस बात में झगड़ा होता? आफताब मारा, आफताब किस बात में झगड़ा होता? आफताब कोई रिग्रेट क्यों मारा उसको, श्रद्धा को? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा तुमने? कोई रिग्रेट कुछ? आप क्या किस बात में झगड़ा होता? आफताब मारा, आफताब किस बात में झगड़ा होता? और आइए अब मैं आपको वो फ्रिज दिखाने जा रहा हूं जिसमें 35 टुकड़े काट के रखे थे। ये देखिए जरा, ये है वो फ्रिज, नया फ्रिज जो आफताब ने खरीदा। इस फ्रिज के अंदर 35 टुकड़े पैकेट में करके
इस फ्रिज के अंदर रखे थे आफताब ने, किस बेरहमी से काटा होगा, हाथ के 3 हिस्से किए, पैर के 3 हिस्से किए और उसके बाद इस फ्रिज में पूरे शरीर को 35 टुकड़ों में इस फ्रिज को रख दिया है। और मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, यह वो रसीद, यह है उस फ्रिज खरीदने की रसीद जो आफताब खरीद कर लाया। ऊपर नाम लिखा हुआ है आफताब और नीचे लिखा है 19,765 रुपए की यह फ्रिज खरीदी, जिसमें आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़ों को पैक करके रखा था। यह उसकी रसीद। अब जरा हमारे सहयोगी ऐश्वर्या कपूर की रिपोर्ट देखिए, इस फ्रिज तक वो पहुंचे, देखिए जरा। वो जो ब्लू कलर्ड वो फ्रिज, उसकी बदबू यहां तक आप फील कर सकते हैं। ये वो फ्रिज है और कितनी बेदर्दी से, कितनी बेरहमी से ये किया गया, वो अपने आप में दर्शाता है कि खास खरीदा गया आफ्टर द जो मर्डर कमिट करने के बाद बहुत प्लान तरीके से ये किया गया, फ्रिज लाया गया। और खासकर इस फ्रिज को सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं, ये इतना नया फ्रिज है कि इसकी जो लेयरिंग है वो भी अभी तक उतरी, वी आर नॉट टचिंग इट, पर आप देख सकते हैं कि इट्स अ ब्रांड न्यू फ्रिज। किस तरीके से अभी एज अ पार्ट ऑफ एविडेंस इसको यहां अभी पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया है। वो अब लड़का पुलिस के लॉकअप में है और उसको जो भी उसका प्रोसेस है वो उसका फॉलो हो रहा है। फ्रिज आपने देख लिया, अब उस घर में आपको लिए चलते हैं जिस घर में हत्या की गई। वो घर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये है वो घर जिसमें श्रद्धा और आफताब रहते थे। मुंबई से आकर इस घर में शिफ्ट हुए थे, दोनों इसी घर में रहते थे और यहीं मर्डर हुआ। अब आपको घर के अंदर लिए चलता हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये घर के अंदर की, ये वो स्टैंड देख रहे हैं जिसमें फ्रिज रखी जाती थी, ये वो स्टैंड है। ये घर के अंदर की स्थिति देख रहे हैं, अस्त व्यस्त, घर में कपड़े भी टंगे हुए हैं सूखने के लिए। ये आप फ्लावर पॉट देख रहे हैं आप, ये घर के अंदर की हाल है। ये अरेस्ट किया गया आफताब को, उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूं। हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस जगह पर पहुंचे, इस घर पर पहुंचे, वहां से उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वही फ्लैट है जहां पर आफताब जो है वो श्रद्धा के साथ यहां पर रहता था। आपको दिखाना चाहता हूं, ये एक खिड़की खुली हुई है और कपड़े आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और यहीं पर जो है वो श्रद्धा की हत्या हुई। फ्रिज बाकायदा यहीं पर था, यहीं से फ्रिज को जो है वो जब्त किया गया है। और 18 मई को जो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो श्रद्धा का जो है गला दबा देता है आफताब और उसके बाद उसकी जो है मौत हो जाती है। उसके बाद बाकायदा वो एक फ्रिज लेकर आता है, एक हथियार लेकर आता है और इसी घर में उसके शरीर के, श्रद्धा के शरीर के जो है 35 टुकड़े करता है, उसको फ्रिज में छुपा कर रखता है और उसके बाद में एक एक टुकड़े को वो 18 दिनों तक आसपास के जो जंगली इलाके हैं, जो झाड़ियां हैं, जो जंगल का इलाका है, वहां पर वो छुपाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो जंगली इलाके उसमें करीब 2 किलोमीटर तक वो अंदर चलकर जाता है, रात 12 बजे के बाद निकलता है और फिर वहां पर एक एक करके जो बॉडी के टुकड़े हैं वो वहां पर फेंकता है ताकि जो जानवर है, जंगली जानवर जो है वो उसे खा जाए। अब जिस जंगल में आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े फेंके, उस जंगल में आपको लिए चलते हैं। यह है मेहरौली का घना जंगल। इस जंगल में रोज रात को 2 बजे आफताब आता था। 18 दिन तक आफताब इस जंगल में आया, एक पैकेट लेकर आता था और जंगल में टुकड़े फेंक कर चला जाता था, जिससे पुलिस ढूंढ ना पाए, ढूंढ भी पाए तो सारे टुकड़े मिला ना पाए। यह थी उसकी साजिश। कहां से आया यह प्लान और यह आइडिया, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे सहयोगी मृदुल इस जंगल में गए, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। आप देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे जंगल और ज्यादा घना होता जाता है और कुछ आसपास की अगर नजर दौड़ाई जाए तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। एक आरी भी यहाँ पर इस समय मुझे दिख रही है। ये हो सकता है, देखिए यहाँ पर असामाजिक तत्व आते हैं। बड़ी बात नहीं है कि कहाँ पर इसे फेंका गया हो, लेकिन ये जो चीजें हैं ये वाकई बताती हैं कि जंगल को उसने इसलिए चुना ताकि एक एक सबूत को मिटा दिया जाए, एक एक सबूत को नेस्ते नाबूद कर दिया जाए। और इस घने जंगल में उसने अपनी कहानी को खत्म करने की कोशिश की। धीरे धीरे ये गहराइयों में जंगल और ज्यादा घना होता जाता है और इतना घना हो जाता है कि यहाँ पर आप किसी को भी फेंक सकते हैं। तो आप समझिए कि आफताब जब इन जंगलों से गुजर रहा होगा और हो सकता है कि वो पॉलीथीन में जो मांस के टुकड़े लेकर आता था, काली पन्नी हो, किस तरह की पन्नी हो, सब जांच का विषय है। अब आपको दिखाता हूं, श्रद्धा मुंबई में अपने मां बाप के साथ रहती थी। वो घर, ये है श्रद्धा के मुंबई का घर। यहां रहती थी और मुंबई का घर छोड़कर आफताब के साथ मुंबई से दिल्ली आई।
तो मुंबई में मोहब्बत और दिल्ली में मर्डर। देखिए जरा पूरी कहानी क्या है, आखिर श्रद्धा कैसे मिली आफताब से और कैसे वो दिल्ली आई। श्रद्धा की उम्र सिर्फ 27 साल और फैमिली के साथ मुंबई में रहती थी, जो घर मैंने आपको दिखाया अभी। मुंबई के मलाड में श्रद्धा का घर है और डेटिंग ऐप से दोनों की मुलाकात हुई, ऐसा कहा जाता है। कुछ ये भी कहते हैं कि दोनों एक साथ कॉल सेंटर में काम करते थे। कुछ ही दिनों में मुलाकात प्यार में बदल गई और उसके बाद परिवार वालों को यह रिश्ता कबूल नहीं था, ऐसा बताया गया। इसके चलते दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली के मेहरौली में दोनों एक साथ रहने लगे। साउथ दिल्ली का इलाका है, दक्षिण दिल्ली का। 18 मई को दोनों का फ्लैट में विवाद हुआ और दोनों में शादी को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद श्रद्धा चाहती थी आफताब शादी करे और उसके बाद इसे मूव कीजिए प्लीज। और इसके बाद आपको बताऊं कि आफताब शादी करे, श्रद्धा ये चाहती थी, लेकिन हुआ ये कि आफताब ने तभी श्रद्धा का गला दबा दिया और गला दबाकर श्रद्धा को मार दिया, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। आइए अब आपको सुनवाता हूं श्रद्धा के जो करीबी दोस्त रजत, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। उसने कुछ फ्रेंड्स को बताया था जो बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट थे, उसमें से एक लड़की को बताया था उसने, और उसने ये बात बताई है कि आफताब वॉयलेंट हो चुका था उसके प्रति, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में अब जी रही थी। पर क्योंकि ये प्रेम ऐसा संबंध है, जब आप किसी के साथ प्रेम में आ जाते हैं तो शायद कदम पीछे लेना मुश्किल हो जाता है। तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से श्रद्धा बाहर आना चाहती थी, लेकिन वो बाहर आ नहीं पा रही थी, उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसने इस बारे में बताया जरूर था कि वो बाहर आना चाहती है। ये बात हम लोगों के बीच सर्कुलेटेड थी। रही अब आफताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद अब पुलिस की कोशिश है आफताब को सजाए मौत, फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कोशिश है। ये आफताब देख रहे हैं, मुंह छिपाए हुए सफेद कपड़े में, यही है श्रद्धा का कातिल। इसी आफताब ने किए 35 टुकड़े। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि हत्या का जो पूरा राज है ये कैसे खुला, कैसे पुलिस को पता चला? क्योंकि हत्या तो 5 महीने पहले हुई थी, मई में। पुलिस को अब पता चला, कैसे ये राज खुला है ये आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, श्रद्धा का परिवार दोनों से खुश नहीं था और हुआ ये कि श्रद्धा क्लासमेट एक लक्ष्मण लड़का है, उसके संपर्क में थी। तो मां बाप को कुछ भी जानना होता था श्रद्धा के बारे में तो वो लक्ष्मण से बात करते थे। लक्ष्मण परिवार को श्रद्धा की जानकारी देता था, क्योंकि लक्ष्मण श्रद्धा से भी बात करता था और श्रद्धा के पिता से भी। कई दिनों तक श्रद्धा ने लक्ष्मण को फोन नहीं किया। उसके बाद हुआ यह कि लक्ष्मण ने यह बात श्रद्धा के पिता को बताई कि श्रद्धा का कई दिन से फोन नहीं आया। पिता भी परेशान हो गए। कई दिनों से श्रद्धा ने कोई पोस्ट भी सोशल मीडिया पर नहीं डाला था, क्योंकि श्रद्धा अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। न फोन किया लक्ष्मण को, न कोई पोस्ट डाला, तो शक और गहरा गया। पिता को शक हुआ तो पिता ने मुंबई से दिल्ली आए, श्रद्धा के पिता। श्रद्धा जहां रहती थी, पिता वहां पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। शक और यकीन में बदल गया कि बेटी कहां है। 8 नवंबर को मेहरौली थाने में पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद गायब होने को लेकर यह एफआईआर दर्ज करवाई थी श्रद्धा के पिता ने। दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी के साथ मामले की जांच शुरू की और आफताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस के सामने श्रद्धा की हत्या की बात आफताब ने कबूल कर ली है और पुलिस बॉडी के सभी टुकड़ों की इस वक्त तलाश कर रही है और कोर्ट ने आफताब को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, जहां पुलिस अब 5 दिन तक आफताब से सवाल जवाब करने वाली है। अब जरा सुनिए, जो पड़ोसी आस पड़ोस में जो लोग रहते थे वो क्या कहते हैं आफताब के बारे में। चिल्लाने की जितनी आवाज आती है, अब हमारे आपसे ही लड़ते हैं। कौन लड़ते? दारू पीने वाले लड़ते जाते लड़ते आते हैं। हम तो यही जानते भाई आपस में है, हमारे को क्या पता भाई यहाँ पे मर्डर हो गया। बस ये सुनते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, बस यही सुनते थे बार बार। इस मकान में लड़ाई होती रहती थी, ऊपर से लेकर नीचे तक लड़ाइयाँ होती रहती थी। अभी 3 दिन से रेगुलर पुलिस उस लड़के को यहाँ लेके आती है रूम में, उससे पूछताछ करती है। कभी वो किसी से बात करते ही नहीं थे। लड़की तो बाहर निकलती ही नहीं थी। लड़की तो ज्यादातर हमारे पड़ोसियों ने, हमने किसी ने देखा ही नहीं है लड़की को। लड़की को कोई नहीं पहचानता, लड़के को ही बस देखते थे बाहर आते जाते। और आइए अब आपको बताते हैं
कि इस मर्डर का प्लान कैसे बनाया आफ्ताब ने, कैसे टीवी देखकर ट्रेनिंग ली, हत्या की तैयारी की। आफ्ताब दरअसल क्राइम सीरीज का बहुत शौकीन था। टीवी से ही हत्या का तरीका सीखा इसने। ऐसे ही पैटर्न पर एक क्राइम सीरीज है जिस तरह से हत्या की आफ्ताब ने। इसमें राजी नाम की किरदार मर्डर करती है और हत्या करके शव को टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो इतनी शांत होती है कि किसी को शक नहीं होता है। आफ्ताब भी शांत था। कुछ ऐसे ही आफ्ताब ने शव को भी काटा। इसके बाद राजी, उस किरदार की बात कर रहे हैं, शव को पैकेट में रखती है। राजी शव के टुकड़ों को पॉलिथीन में भरती है और गंध से बचने के लिए पूरे घर में एसिड डाल देती है। कुछ ऐसा ही आफ्ताब ने भी शव के साथ किया, टुकड़े किए। उसके बाद अगरबत्ती जलाई। आफ्ताब ने फ्रिज में शव रखा और अगरबत्ती जलाई। राजी ने कई दिनों तक, उस किरदार ने कई दिनों तक एक एक कर टुकड़े फेंके। आफ्ताब ने भी कुछ ऐसे ही शव को ठिकाने लगाया। आफ्ताब ने साजिश का जाल ऐसे ही बुना। पुलिस को साजिश खोलने में 6 महीने का वक्त लग गया। यानी श्रद्धा के पिता को भी पता नहीं चल पाया। आप जरा सुनिए मुंबई के इंस्पेक्टर संपत पाटिल क्या कह रहे हैं और साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान क्या कह रहे हैं। और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। और वहाँ का ऑफिसर, लोकल टीम, यहाँ का हमारा स्पेशल ऑफिसर, हमारा टीम, ये ज्वाइंट पे उन्होंने जाके एड्रेस वेरीफाई किया। वहाँ पे वो जो बेटा आफ्ताब पुना वाला था उसको लाया पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी उसका इंक्वायरी किया और जो भी डिटेल्स है वो साहब ने उधर ज्वाइंटली किया और वो मालूम पड़ा कि उन्होंने उसका कहीं ना कहीं उसका जाके उधर। आफ्ताब और ये लड़की 2019 से 11 पार्टनर्स थे। इनिशियली ये लोग मुंबई रहते थे, फिर एक बैक पैकिंग ट्रिप पे हिमाचल कहीं गए और वापस आके दिल्ली में रुक गए। जब दिल्ली में रुके तो इनके झगड़े कुछ बढ़ने लगे। पहले भी झगड़े थे इनके, उस दिन झगड़े बढ़े, उस दिन थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल और इसने इसका मर्डर कर दिया। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, दिमाग में एक ख्याल है, क्या 35 टुकड़े श्रद्धा के जो है बॉडी के वो मिलेंगे? क्या बॉडी पुलिस बरामद कर पाएगी? पुलिस कह रही उसे 12 टुकड़े मिल गए हैं 6 महीने में, क्योंकि टुकड़ों को ठिकाने लगाए 6 महीने हो चुके हैं। 1 महीने में बॉडी की हालत बिगड़ जाती है, सिर्फ 1 महीने के अंदर। ऐसी हालत में इंसान को पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। कुछ महीनों में शव से, टुकड़ों से बदबू आना भी बंद हो जाती है। शव में कुछ बचता है तो सिर्फ और सिर्फ हड्डियां। ऐसी हड्डियां पुलिस को जांच में मिली हैं और जिन्हें दावे के साथ श्रद्धा का नहीं बताया जा सकता, पुलिस का कहना है। ये हड्डियां किसी जानवर की भी हो सकती हैं। हड्डियों की जांच होने पर सच्चाई का पता लगेगा। इनका डीएनए, जांच में जो हड्डियां मिली हैं इनका डीएनए किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि ये श्रद्धा की ही बॉडी के टुकड़े हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि निशा खन्ना जो मनोवैज्ञानिक है इस पूरे मामले पर वो क्या कुछ कह रही है। सुनिए। अगर हम आफ्ताब की गई बात पर जाए कि उसने श्रद्धा का कत्ल इसलिए किया क्योंकि श्रद्धा उस पर दबाव डाल रही थी शादी करने के लिए, मुझे लग रहा है आफ्ताब को कहीं ना करना नहीं आ रहा था। अगर वो कहीं स्टैंड ले लेता, हो सकता है श्रद्धा खुद को मारने की धमकी दे रही हो, क्योंकि पास में भी उसने श्रद्धा पर हाथ उठाया था और श्रद्धा इस रिश्ते में पीछे नहीं हटी बल्कि और आगे बढ़ी। तो मुझे लगता है उसने सिग्नल्स और पहले साइंस को पहचाना नहीं, क्योंकि हो सकता है आफ्ताब के साथ भी पास में कहीं बुलिंग का कोई इंसिडेंट हुआ। सभी सन्न हैं इस कहानी के बाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मुस्लिम देश में 2 हिंदू प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है और यह मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं इंडोनेशिया के बाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड हुआ है, दिन में निकले थे और उसके बाद बाली पहुंचने के बाद वहां प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। लेकिन पीएम मोदी जहां पहुंचते हैं उनका भव्य स्वागत होता। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगे उनके पहुंचते ही भव्य स्वागत। पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। तो प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है। वहां जो इंडोनेशिया में जो भारतीय रहते हैं वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ
ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम, एक और हिंदू पीएम बाली लैंड कर चुके हैं। दो हिंदू पीएम एक मुस्लिम देश में मौजूद हैं, तो यह मुलाकात बहुत मायने रखती है। मैप देखिए जरा, दोनों कहां से उड़ान भरकर कहां पहुंचे हैं, तो आपको बेहतर समझ आएगा कि आखिर ये जो मुलाकात है, ये एक मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया में जो मुस्लिम बहुल है, लंदन से ऋषि सुनक और दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड कर चुके हैं। इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। मुस्लिम देश इंडोनेशिया में दो हिंदू पीएम की मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक एक दूसरे से मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी आस्था को छिपाते नहीं और ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम होने के बावजूद खुद की हिंदू आस्था को खुलकर सामने रखते हैं। मोदी संसद में घुसते ही दंडवत हो जाते हैं, तो ऋषि संसद की सदस्यता गीता पर हाथ रख कर लेते हैं। मोदी केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाते हैं, तो ऋषि गौ माता की पूजा करते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस बड़ी मुलाकात पर रहने वाली है। तो ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आमने सामने होंगे, दो पीएम आमने सामने होंगे, तो क्या बात होगी, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं इधर, और इधर ऋषि सुनक। इंडोनेशिया के बाली में कई नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी पहली बार आमना सामने होने वाला है दोनों का। मुस्लिम देश में दो हिंदू प्रधानमंत्रियों की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर होगी। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, और इस देश में ये दोनों प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया भर में चर्चा कि एक हिंदू प्रधानमंत्री बना है ब्रिटेन का। प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक दोनों को ही हिंदू होने पर गर्व है। दोनों कभी अपनी आस्था नहीं छिपाते। ऋषि सुनक ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी, और ऋषि सुनक की डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा हमेशा रहती है सामने। सुनक जब परेशान होते हैं तो गीता से उन्हें हिम्मत मिलती है, और कोरोना काल में भी मोदी और सुनक दोनों की तारीफ हुई सबसे ज्यादा। दुनिया के कई देशों तक भारत की वैक्सीन पहुंची थी, और वित्त मंत्री रहते हुए सुनक ने कोरोना काल में बेहतर काम किया था, इसलिए उन्हें तारीफ मिलती है। सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने ट्वीट कर सुनक को बधाई दी थी। तो आइए, अब एक मुस्लिम देश जहां दो हिंदू प्रधानमंत्री, और इंडोनेशिया की खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम देश है, मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम आबादी है, लेकिन हिंदू का सीधे कनेक्शन, सनातन का सीधे कनेक्शन इंडोनेशिया से है। कैसे, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं गरुड़। जैसे ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, ये गरुड़ की प्रतिमा आपको नजर आएगी। गरुड़ यानी जटायु। जटायु यानी सीता माता को जब रावण हरण करके ले जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु था जिसने रावण पर हमला किया, और रावण ने जटायु को मार दिया था। तो गरुड़ की प्रतिमा एयरपोर्ट से निकलते ही लगी हुई है ठीक सामने। यह है कनेक्शन इंडोनेशिया का, मुस्लिम मुल्क का हिंदुत्व और सनातन से। अगली तस्वीर दिखाइए, गरुड़ एयरलाइंस। इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है उसका नाम भी गरुड़ ही है। यह है इंडोनेशिया का कनेक्शन सनातन से। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इंडोनेशिया में ये आप देख रहे हैं चौराहा है, एक चौराहे पर बाकायदा आप देख रहे हैं हिंदू धर्म से जो कनेक्शन है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, राम और वानर सेना की मूर्तियां लगी हुई हैं। श्री राम की प्रतिमा आप देख रहे हैं, और ये पीछे जो आप देख रहे हैं पूरी वानर सेना है, जो बताती है कि इंडोनेशिया का रामायण से क्या कनेक्शन है। यहां पहुंचे हैं दो हिंदू प्रधानमंत्री। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मंदिर की। भव्य मंदिर है इंडोनेशिया के अंदर, मुस्लिम बहुल देश, और भव्य मंदिर। बाली में तो सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर हैं। ये देखिए जरा, प्राचीन मंदिर, भव्यता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कब के बने हुए, कितने पुराने मंदिर हैं, और सहेज के आज तक रखे गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, नोट दिखाता हूं मैं। इंडोनेशिया का नोट है ये, और इसमें गणेश जी की प्रतिमा लगी है। ये आपको नजर आ रहा है, इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की प्रतिमा, मुस्लिम देश के नोट पर गणेश जी की प्रतिमा। यह है सनातन का सीधा रिश्ता इंडोनेशिया के साथ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इंडोनेशिया में देखिए रामायण का मंचन हो रहा है। हनुमान जी को आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया की तस्वीर है। वहां भी रामलीला का मंचन होता है,
और भव्य तरीके से, उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान में होता है ठीक वैसे ही मंचन हो रहा है। यह है रिश्ता सीधे तौर पर, सिर्फ रामायण से नहीं महाभारत से भी कनेक्शन है, वो भी दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं महाभारत का मंचन, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। कृष्ण जी को आप देख रहे हैं, अर्जुन को आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन देखिए तस्वीरों को। ये जो आप देख रहे हैं ये कनेक्शन है, ये इंडोनेशिया की महाभारत दिखा रहा हूं मैं आपको, किस भव्य तरीके से महाभारत का आयोजन किया गया है। ये है इंडोनेशिया का हिंदू कनेक्शन। आइए मैं आपको बताऊं कि ये कनेक्शन आखिर है क्यों और इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं बाली, सुंदर तट बाली का आपको नजर आ रहा है। यह खूबसूरत है बाली और इसका कनेक्शन देखिए रामायण से भी है और महाभारत से भी है। इंडोनेशिया मुस्लिम देश है लेकिन बाली हिंदू बहुल है। इंडोनेशिया के बाली में 83% से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। रामायण और महाभारत से जुड़ी मूर्तियां हर चौराहे पर आपको मिल जाएंगी। यहां इंडोनेशिया पर रामायण की बहुत गहरी छाप है। इंडोनेशिया की संस्कृति में रामायण की झलक मिलती है। वहां भी एक रामायण है। इंडोनेशिया के रामायण की सीता बहुत शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली कि वो रावण की लंका में अकेले ही असुरों का सामना करती हैं। और इंडोनेशिया में महाभारत के पात्र भी मशहूर हैं। विवाह के मौके पर महाभारत का मंचन होता है। वहां पांडवों को योद्धा के रूप में पूजा जाता है। बाली एयरपोर्ट के बाहर घटोत्कच कर्ण युद्ध की मूर्ति है और भगवान कृष्ण 5 पांडवों की मूर्तियां भी लगाई गई हैं बाली में। पूरा बैशाख तन्हा लोट अलुवाटू प्रसिद्ध मंदिर है। इंडोनेशिया के हिंदू संस्कृति का अनोखा रूप यहां नजर आता है। बाली में दीवारों पर आपको ओम शांति लिखा दिख जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश यहां के प्रमुख देवता हैं। मंदिरों में पत्थर के बने ऊंचे मंच भी यहां पर है और फूलों से सजी छोटी टोकरियां हर जगह देखने को मिलती हैं। भगवान ब्रह्मा को चढ़ावे के लिए टोकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। यह है कनेक्शन सीधे सीधे बाली का इंडोनेशिया का सनातन से। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी एक हिंदू पीएम और ऋषि सुनक हिंदू पीएम मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन पुतिन नहीं जा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज भी पुतिन के साथ। खबर यह है कि पुतिन पर साझा बयान अटक गया है। बयान में पुतिन के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और कई देशों ने इसका विरोध किया है। कई देशों ने इसका विरोध किया है। कौन से वो देश हैं ये आपको बताऊंगा। पीएम मोदी आज भी इस बैठक में भी पुतिन के साथ खड़े हुए। वजह साफ है, इस बैठक में पुतिन नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि इस बैठक में जब पुतिन को लेकर बात हुई तो प्रधानमंत्री का वही टेक था जो हमेशा रहा है। आइए इस बैठक में भी, बैठक से पहले प्रधानमंत्री पुतिन के साथ ही खड़े। देखिए हुआ क्या, ये आपको बताने जा रहा हूं। पुतिन बीच में नजर आ रहे हैं, इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ है और दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस है। हुआ यह कि बाली में पुतिन को लेकर मतभेद हो गए। जहां बैठक होनी है, पुतिन पर साझा बयान में कड़े शब्द लिखे गए हैं और भारत चीन को कड़े शब्दों पर एतराज है पुतिन के खिलाफ। साझा बयान का मसौदा अभी फाइनल नहीं हो सका, इसलिए बाइडेन पुतिन से पहले से नाराज चल रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी पुतिन के खिलाफ है। जर्मन चांसलर ओलाफ पुतिन के विरोध में है अब तक और ब्रिटिश पीएम सुनक का भी पुतिन से अलग टकराव है। पुतिन ने सुनक को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई तक नहीं दी थी, यह वजह है। लेकिन साझा बयान इसलिए नहीं आ सका क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग इसके खिलाफ हैं कि पुतिन के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और पुतिन इस बड़ी बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। G20 की ऐसी ही बैठक बाली में होने वाली है जिसमें पुतिन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पुतिन, ये मैं अगली तस्वीर दिखाइए जरा। दरअसल पुतिन को अपनी सुरक्षा का खतरा है। पुतिन को खतरा है अपनी सुरक्षा को लेकर। मैं आपको बताने जा रहा हूं, पुतिन को डर है, मौत का डर है, इसलिए वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, जिसमें मैक्रो, बाइडेन, जिनपिंग पहुंच रहे हैं। वजह यह है G20 में पुतिन के ना जाने की चौंकाने वाली वजह है। वजह यह कि G20 में पुतिन को अपनी हत्या की आशंका है। पुतिन के पूर्व सलाहकार ने एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया है। 3 वजहों से पुतिन G20 में नहीं गए। सरगेई मार्कोव का कहना है स्पेशल फोर्सेस के हाथों पुतिन की हत्या करवाई जा सकती थी, खास कमांडो।
बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के या बड़े बड़े देश खास कमांडो को भेजकर पुतिन का मर्डर करवा सकते थे। अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन के कमांडो पुतिन पर हमला कर सकते थे। पुतिन के लिए अपमानजनक स्थिति बनने की संभावना थी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के सामने। कुछ लोग पुतिन को मंच से गिराने की, धक्का देने की भी कोशिश कर सकते थे और दुनिया भर की मीडिया पुतिन की इस तस्वीर को चलाती उसके बाद और लिखकर चलाती, रूस का राष्ट्रपति चारों खाने चित हो गया। इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए पुतिन इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। पुतिन का सरेंडर का दबाव पुतिन पर डाला जा सकता है कि युद्ध बंद करें, पुतिन घिर ना जाए, इसलिए पुतिन नहीं जा रहे।